पॉलिटिकल साइंस के पहले चैप्टर द्विध्रुवीयता का अंत, उसमें शॉक थेरेपी के बारे में। तो शॉक थेरेपी का मॉडल आया और वो मॉडल कौन लेकर आया, उसके क्या परिणाम निकले, शॉक थेरेपी का क्या अर्थ होता है, उन सभी चीज़ों की चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। शॉक थेरेपी। अब शॉक थेरेपी की बात करें तो शॉक थेरेपी का मॉडल कब आया, कौन लेकर आया, तो हम बात करते हैं वैश्विक संस्थाओं की। सबसे पहले तो हम इसके अर्थ की बात करें तो शॉक थेरेपी का क्या है अर्थ। शॉक थेरेपी का जो शाब्दिक मतलब होता है वो होता है आघात पहुंचाकर उपचार करना। आघात पहुंचाकर उपचार करना। तो नुकसान पहुंचा करके क्या करना है, उपचार करना है। तो पहले तो आघात पहुंचाएगा और आघात पहुंचा करके आपका क्या किया जाएगा, उपचार किया जाएगा। अब ये जो शॉक थेरेपी का अर्थ हुआ, शॉक थेरेपी का मॉडल कब आया, सबसे पहले हम बात करते हैं तो 1990 में। तो 1990 का जो दशक था, उस दशक में ये मॉडल विश्व के सामने आया। इसको लाने वाले कौन थे, तो एक तो है IMF और एक है WB। तो IMF का पूरा मतलब अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, और दूसरा है वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक के माध्यम से 1990 के आसपास एक मॉडल प्रस्तुत किया गया विश्व स्तर पर, जिसका नाम था शॉक थेरेपी, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है आघात पहुंचाकर उपचार करना। अब आघात क्या था और उपचार कैसा था, तो हम बात कर सकते हैं सोवियत संघ की। और सोवियत संघ के बारे में हमने पढ़ा कि सोवियत संघ का निर्माण 15 गणराज्यों से मिलकर हुआ और इन 15 गणराज्यों में साम्यवादी व्यवस्था थी। उन 15 गणराज्यों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए एक विश्व स्तर पर मॉडल दिया गया। इस मॉडल के माध्यम से उन देशों को अपनी ओर आकृष्ट करने का प्रयास किया गया कि आप पूंजीवाद को अपनाओ और अपनी अर्थव्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन करो। तो पूंजीवाद को अपना करके अपनी व्यवस्था में बहुत अच्छा परिवर्तन करके विकास के मार्ग पर तीव्र गति से बढ़ने के लिए प्रोत्साहन देने के लिए शॉक थेरेपी का मॉडल प्रस्तुत किया गया। तो देखो, इस शॉक थेरेपी के मॉडल के माध्यम से कौन सा परिवर्तन करना था, आमूल चूल परिवर्तन। आमूल चूल परिवर्तन का मतलब है कि तुरंत होने वाला परिवर्तन, कि फटाफट इनको फायदा मिल जाए। ठीक है, तो जल्दी इनकी अर्थव्यवस्था विकास के मार्ग पर तीव्र गति से आगे बढ़े। तो एक प्रकार से शॉक थेरेपी का जो मॉडल था वो इन सोवियत संघ से संबंधित जो गणराज्य थे उनको किसकी ओर भेजना था, पूंजीवाद की ओर भेजना था। तो ये देश किसको अपना ले, पूंजीवाद को अपना ले, इसके लिए ये मॉडल प्रस्तुत किया गया। अब ये तो हो गया शॉक थेरेपी का मतलब। अब शॉक थेरेपी के क्या क्या परिणाम हुए उनकी हम चर्चा करते हैं। तो परिणामों की बात करते हैं कि शॉक थेरेपी को अपनाने से ये जो सोवियत संघ के जो देश थे उनकी स्थिति में क्या फायदा हुआ या नुकसान हुआ, तो हम इसके परिणामों की चर्चा करते हैं। शॉक थेरेपी के परिणाम। अब शॉक थेरेपी के क्या क्या परिणाम निकले उनकी हम बात करते हैं। ठीक है, तो शॉक थेरेपी का कोई एक प्रभाव नहीं पड़ा, बहुत से प्रभाव पड़े। अब इनमें से कौन से प्रभाव से ज़्यादा फायदा हुआ या नुकसान हुआ, तो शॉक थेरेपी के जो परिणाम है वो नुकसान की ओर हमें अग्रसर करते हैं कि शॉक थेरेपी को अपनाने से सोवियत संघ की बात कर लें या फिर उन देशों की बात कर लें जिन्होंने शॉक थेरेपी को अपनाया, वो विकास के मार्ग पर आगे न बढ़ करके पतन की ओर मुड़ गए। ठीक है, तो शॉक थेरेपी के क्या परिणाम हुए, क्या रूस मजबूत हुआ या वो उसकी अर्थव्यवस्था पहले की तुलना में क्या हो गई, कमजोर हो गई। तो हम बात कर लेते हैं। पहला बिंदु हम लेते हैं
अर्थव्यवस्था का कमजोर होना। अर्थव्यवस्था का कमजोर होना। एक प्रभाव या एक परिणाम तो यह आया कि रूस ने क्या किया, पूंजीवाद की ओर अपने आप को रूस लेकर गया। और पूंजीवाद की ओर जब वो लेकर के गया तो इससे पहले जो अर्थव्यवस्था थी वो किससे नियंत्रित थी? राज्य से। कहने का मतलब अर्थव्यवस्था पर पूरी तरह से राज्य का क्या था? नियंत्रण था। तो राज्य का नियंत्रण अर्थव्यवस्था पर था। अब पूंजीवाद को अपनाने से क्या हुआ? पूंजीवाद को अपनाने से ये जो राज्य का नियंत्रण था वो हट गया। तो रूस के 90% जो उद्योग थे उन पर सार्वजनिक स्वामित्व हट करके निजी स्वामित्व स्थापित हुआ, वो निजी क्षेत्र में गए। ठीक है। और ऐसा करने से क्या हुआ कि निजीकरण तो कर दिया, लेकिन निजीकरण के करने से राज्य का नियंत्रण पूरी तरह से हट गया और जिन व्यक्तियों ने इन उद्योगों को खरीदा था वो इन्हें चलाने में क्या रहे? असमर्थ रहे, या उनकी जो नीतियां थी वो सही नहीं होने से आगे चल करके रूस के जो उद्योग धंधे थे वो नष्ट होने लगे। इतिहास में इस घटना को ग्राज सेल के नाम से जाना जाता है। तो ग्राज सेल किसको बोलते हैं? कि रूस के 90% जो उद्योग थे उनका क्या कर दिया गया? निजीकरण कर दिया गया। और निजीकरण के करने से वो विकास के मार्ग पर आगे न बढ़ करके पतन के मार्ग की ओर बढ़ गए। तो इतिहास में इस घटना को ग्राज सेल के नाम से जाना जाता है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनता है कि ग्राज सेल से क्या आशय है। तो एक पॉइंट हमने देखा कि शॉक थेरेपी के कारण क्या हुआ? रूस के उद्योग धंधे नष्ट हो गए। फिर दूसरे बिंदु की हम बात करते हैं कि और क्या परिवर्तन हमें देखने को मिला। तो एक बिंदु हम लेते हैं रूस की मुद्रा का कमजोर होना। तो दूसरा बिंदु हम ले सकते हैं रूस की मुद्रा। रूस की मुद्रा कौन सी थी? रूबल। तो रूस की मुद्रा रूबल के मूल्य में कमी। ठीक। तो हम बात करते हैं कि रूस की जो मुद्रा थी रूबल, उसके मूल्य में क्या आई? कमी आई। कमी कैसे आई? आप देखो, पहला पॉइंट ये था अर्थव्यवस्था का क्या होना? कमजोर होना। अगर किसी भी देश की अर्थव्यवस्था अगर कमजोर हो जाएगी तो जाहिर सी बात है उस देश की जो मुद्रा होगी उसका मूल्य भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक है। तो रूस की जो मुद्रा थी उसको किस नाम से जाना जाता था? रूबल। अब हुआ ये कि अर्थव्यवस्था कमजोर हुई, इसका मतलब रूस के उद्योग धंधे जो थे वो भी क्या हो गए? कमजोर। तो रूस के उद्योग धंधे भी क्या हो गए? कमजोर हो गए। ठीक है। और उद्योग धंधों के कमजोर होने से क्या हुआ? उत्पादन कम हो गया। और उत्पादन कम हुआ तो रूस में मुद्रास्फीति बढ़ी। मुद्रास्फीति में क्या हुआ? इजाफा हुआ, मुद्रास्फीति बढ़ी। और मुद्रास्फीति बढ़ी तो लोग जो बचत कर रहे थे, ठीक है, लोगों की जो बचत थी वो क्या होने लगी? खर्च होने लगी। ठीक है। तो रूस की जो मुद्रा थी रूबल, उसके मूल्य में क्या आ गई? कमी आ गई। और कमी का कारण क्या रहा? उद्योग धंधों से उत्पादन कम होने लगा। उत्पादन कम होने लगा तो वस्तुओं का जो औसत मूल्य था वो बढ़ा। कहने का मतलब मुद्रास्फीति बढ़ी। और मुद्रास्फीति बढ़ने से क्या हुआ? लोगों ने जो अपने पास जमा पूंजी कर रखी थी वो खर्च होने लगी। तो एक प्रकार से रूस जो था वो विकास के मार्ग पर आगे ना बढ़ करके पतन की ओर अग्रसर हो गया। ठीक है। तो दूसरा बिंदु हमने देखा कि रूस की मुद्रा रूबल, और रूबल वो क्या हो गई? उसका जो मूल्य था वो कम हो गया। उसके बाद में अगले बिंदु की हम बात करते हैं और क्या परिवर्तन हुआ। तो अगला बिंदु है खाद्यान्न की कमी। खाद्यान्न की कमी। देखो,
रूस की बात करते हैं तो रूस में खाद्यान्न की क्या हो गई, कमी हो गई। कमी का कारण क्या रहा कि आपने एक व्यक्ति का नाम सुना होगा, जोजेफ स्टालिन। जोजेफ स्टालिन। अब जोजेफ स्टालिन जो था वो रूस को शक्तिशाली बनाना चाहता था और औद्योगिकरण पर सबसे ज़्यादा जोर किसने दिया, जोजेफ स्टालिन ने दिया। तो स्टालिन ने रूस में 1928 के आसपास एक कार्य शुरू किया और वो था सामूहिक खेती। ठीक है, तो आर्थिक क्षेत्र पर राज्य का नियंत्रण था। तो जो कृषि क्षेत्र था इस पर राज्य का नियंत्रण होने के कारण इन्होंने सामूहिक खेती को बढ़ावा दिया कि सब मिलकर के क्या करें, खेती करें। उससे इनको लगा कि उत्पादन क्या होगा, बढ़ेगा। लेकिन इससे भी कोई फायदा नहीं हुआ। तो सामूहिक खेती को अपनाने के बावजूद खाद्यान्न नहीं बढ़ पाया, उत्पादन नहीं बढ़ा, और उत्पादन नहीं बढ़ा तो वे उद्योग धंधे जो कृषि पर आधारित थे उन्हें वो कच्चा माल नहीं मिला, और कच्चा माल नहीं मिला तो उनके माध्यम से होने वाला जो उत्पादन था वो क्या हो गया, कम हो गया। अब जब उत्पादन कम हुआ तो ऐसी स्थिति में दूसरे देशों से रूस को क्या करना पड़ा, आयात करना पड़ा। ठीक है, तो एक शॉक थेरेपी का परिणाम यह हुआ कि रूस में किसकी कमी हो गई, खाद्यान्न की कमी हो गई। अगले बिंदु की हम बात करें कि और कौन कौन सा परिवर्तन हमें देखने को मिलता है किसमें, रूस में। तो शॉक थेरेपी के कारण और भी कई परिवर्तन हुए, जैसे आर्थिक असमानता में वृद्धि। आर्थिक असमानता में वृद्धि। देखो पिछले वीडियो में हमने ये पढ़ रखा है कि कोई भी देश जो पूंजीवाद को अपनाता है तो पूंजीवादी देशों में हमें एक चीज जरूर देखने को मिलती है, और वो कौन सी है, आर्थिक असमानता। तो आर्थिक असमानता हमें कौन से देश में देखने को मिलती है, पूंजीवादी देशों में देखने को मिलती है। और आर्थिक असमानता का मतलब होता है कि अमीर और गरीब इनके बीच की जो दूरी है वो क्या होती है, बहुत ज़्यादा हो जाती है। अब अमीर व्यक्ति पूंजीवादी व्यवस्था में क्या करता है, अपना पैसा खर्च करके वो अपने आप को और ज़्यादा शक्तिशाली बनाने का प्रयास करता है। गरीबों के पास पैसा होता नहीं है, तो ऐसी स्थिति में उनकी स्थिति में कोई किसी प्रकार का सुधार नहीं होता है। तो आर्थिक असमानता बढ़ी किसमें, रूस में। किसको अपनाने से, पूंजीवाद को अपनाने से। तो पूंजीवाद को अपनाने से रूस में क्या बढ़ी, आर्थिक असमानता। तो एक परिणाम हमने देखा, आर्थिक असमानता में वृद्धि हुई किसमें, रूस में। इसके बारे में बात करें तो और कौन कौन से परिवर्तन हमें देखने को मिल सकते हैं। तो एक परिवर्तन हम देखते हैं, कार्यपालिका का शक्तिशाली होना। तो पेज थोड़ा सा हम चेंज कर लेते हैं। तो अगला बिंदु हो जाएगा कार्यपालिका का शक्तिशाली होना। अब देखो कौन से देशों में कार्यपालिका शक्तिशाली होती है। तो कोई भी देश जिन्होंने कौन सी शासन व्यवस्था को अपना रखा है, तो अध्यक्षात्मक। कि वे देश जिन्होंने अध्यक्षात्मक शासन को अपना रखा है, अध्यक्षात्मक प्रणाली को अपना रखा है, उन देशों में कार्यपालिका कैसी होती है, शक्तिशाली होती है। और यहाँ पर कार्यपालिका का जो प्रमुख होता है वो कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। तो सभी प्रकार की शक्तियां किसमें होती हैं, राष्ट्रपति में होती हैं। तो वास्तविक कर्ता धर्ता कौन बन जाता है, राष्ट्रपति बन जाता है। अब हम बात करते हैं कि ये जो सोवियत संघ था ये 15 देशों से मिलकर बना, और 15 देशों से मिलकर बना तो इससे जब देश अलग होने लगे तो उन्होंने कुछ ऐसी ही व्यवस्था को अपनाया जिसमें वो कार्यपालिका को क्या बनाना चाहते थे,
शक्तिशाली बनाना चाहते थे। तो कार्यपालिका का मतलब राष्ट्रपति, और राष्ट्रपति शक्तिशाली बने तो संविधान में कुछ ऐसे प्रावधान कर दिए जिससे शक्तियां किसमें स्थापित हो गई, राष्ट्रपति में। तो एक प्रकार से उन्होंने अध्यक्षात्मक शासन को अपनाया, और इसको अपनाने से संसद क्या हो गई, कमजोर हो गई। तो संसद की शक्ति कम हो गई और राष्ट्रपति की शक्ति बढ़ गई। तो एक परिणाम ये हमें देखने को मिला। इसके बाद में और भी कई परिणाम हो सकते हैं, हम एक की और बात करते हैं, और वो है माफिया वर्ग का उदय। माफिया वर्ग मतलब जरायम पैसा, ठीक है। माफिया वर्ग, इसका उदय कैसे हुआ, किसमें, सोवियत संघ में। तो जब हम बात करें कि जब सोवियत संघ विघटन की ओर अग्रसर हो रहा था, सोवियत संघ का पतन हो रहा था, और सोवियत संघ से जुड़े हुए जो देश थे वो क्या होने लगे, अलग होने लगे। तो ऐसी स्थिति में वे व्यक्ति जो आर्थिक दृष्टि से क्या थे, मजबूत थे, ठीक है। तो उन व्यक्तियों ने क्या किया, आर्थिक शक्ति के आधार पर, आर्थिक शक्ति के आधार पर, ठीक है, अपना नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास किया कि आर्थिक गतिविधियों पर वो पूरी तरह से अपना क्या कर लें, नियंत्रण कर लें। तो आर्थिक शक्ति या आर्थिक गतिविधियों पर अपना नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास किसने किया, कि वे व्यक्ति जो पैसे की दृष्टि से क्या थे, मजबूत थे, ठीक है ना। उन्होंने अपनी शक्ति के बल पर या अपने पैसे के आधार पर आर्थिक क्षेत्र पर अपना नियंत्रण स्थापित करना प्रारंभ कर दिया। तो एक नया वर्ग का उदय हुआ जिसे माफिया वर्ग कहा गया या जरायम पैसा कहा गया। तो ये कुछ परिणाम हमने देखे जो शॉक थेरेपी के थे। कहने का मतलब कि जब समाजवाद से किसकी ओर अग्रसर हुआ, रूस, और रूस से जुड़े हुए जो गणराज्य थे वो समाजवाद से पूंजीवाद की ओर जाने लगे, तो उसके जाने से कई प्रकार के परिवर्तन आए, और ये जो परिवर्तन थे वो उन्हें विकास के मार्ग पर आगे न बढ़ा करके उनकी स्थिति में और ज़्यादा, उनकी स्थिति को और ज़्यादा क्या क्या बना दिया, खराब बना दिया। तो ये है शॉक थेरेपी का मॉडल। शॉक थेरेपी के जो परिणाम है, कई बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं मेन एग्जाम में, तो आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे ढंग से तैयार करना पड़ेगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। जय हिंद।